Morning everyone. Welcome to social science class. Dear students, आज हम चैप्टर 2 जो इकोनॉमिक की बुक का है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक उसको कंटिन्यू करेंगे। लास्ट की वीडियो में हम तीनों क्षेत्रकों की तुलना कर चुके हैं कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्रक में कौन कौन सी गतिविधियाँ आती हैं और उनमें जो ऐतिहासिक चेंजेस आए हैं, हिस्टोरिकल चेंजेस आए हैं, उनके बारे में भी हमने स्टडी किया है। आज से 100 साल पहले चाहे वो कोई भी कंट्री था, चाहे डेवलप था चाहे डेवलपिंग स्टेज में था, तो उन सब में एग्रीकल्चर मेन एक्टिविटी थी। लेकिन बाद में द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में जो प्राथमिक क्षेत्र में लगे हुए थे लोग, वो तृतीयक और द्वितीयक क्षेत्र में चले गए। तो भारत में प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र की जो तुलना है इस वीडियो के अंदर हम करेंगे कि भारत में ये क्या रुझान है, कैसे चेंजेस आए हैं इसके अंदर। तो तीनों क्षेत्रकों में जो भी उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं में परिवर्तन आया है उनको हम इस ग्राफ के थ्रू समझेंगे। जो आलेख 1 दिया हुआ है, यहाँ पर ईयर्स लिखे हुए हैं 73 में और 2013 में। तो यहाँ प्राइमरी सेक्टर देख रहे हैं कि इनका जो टोटल प्रोडक्शन था, ठीक है, और जो भी चीज़ें थी यहाँ पर उनका वैल्यू, उनकी कीमत 1973 में प्राथमिक क्षेत्र में क्या मिल रही थी, नियर अबाउट 3 लाख। देखो ये डायग्राम अगर हम बनाएं यहाँ पर 3 लाख के आसपास। लेकिन 2013 में प्राथमिक क्षेत्र में जो वस्तुएं पैदा हो रही थी उनकी कीमत बढ़ गई और वो कितनी होगी, नियर अबाउट 6 लाख। तो यहाँ पर अगर हम ग्राफ को लाइन सेगमेंट लगाएं यहाँ पर, तो हम यहाँ पर इंक्रीज़ देख सकते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र में 73 में बहुत कम उत्पादन था और जबकि 2013 में ये बढ़कर ज़्यादा हो गया। ऐसे ही सेकेंडरी सेक्टर को कंपेयर कर सकते हैं। सेकेंडरी सेक्टर देखो तो यहाँ पर कितना दिखाया हुआ है, ये यहाँ पर अगर हम ड्रॉ करें इसको तो यहाँ से यहाँ तक बढ़ गया है, जबकि प्राथमिक क्षेत्र में जो 73 और 74 में था, ये जो रेड कलर का पार्ट है ये 5 लाख से बिलो था। और 2013 में इसमें जो विनिर्माण था वो बढ़ गया है, ठीक है, और ये 2 करोड़ के नियर अबाउट हो गया है। ऐसी टर्शरी सेक्टर में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। जो तृतीयक क्षेत्रक है, ठीक है, यहाँ पर देखो ये 5 लाख के आसपास है और 13-14 में ये देखो यहाँ पर 5 करोड़ 5 लाख समथिंग हो गया है। आप इसको डायग्राम में ये देख सकते हो इधर। तो तृतीयक क्षेत्रक जो है उसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है दूसरे क्षेत्रकों की तुलना में। तो यहाँ कुछ क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। 73 और 4 में कौन सा बड़ा क्षेत्रक था, प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है, इसका आंसर कर सकते हैं प्राथमिक क्षेत्रक। और 13-14 में सबसे बड़ा कौन सा हो गया, तृतीयक क्षेत्रक। 30 वर्षों में सबसे अधिक वृद्धि किस में हुई, तृतीयक क्षेत्रक में। और 2013-14 में भारत का जीडीपी क्या था, 13-14 में भारत का जीडीपी कितना है, 5 करोड़ 5 लाख टोटल जो है हम देख सकते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट है उत्पादन में तृतीय क्षेत्र का बढ़ता महत्व, ठीक है, प्रोडक्शन के अंदर जो थर्ड सेक्टर है, टर्शरी सेक्टर है, उसकी इम्पोर्टेंस क्यों बढ़ रही है। अभी ग्राफ में हमने समझा कि बहुत ज़्यादा जो इंक्रीज़ हुआ है इनकम के अंदर वो तृतीय क्षेत्र में हुआ है। तो ये जो 40 वर्षों का गैप है हमें क्या बता रहा है कि तृतीय क्षेत्र के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। और ये वृद्धि क्यों हुई है, क्योंकि यहाँ जो प्राथमिक क्षेत्र में लोग लगे हुए थे वो तृतीय क्षेत्र में चले गए हैं और वहाँ जाकर वो काम कर रहे हैं। तो भारत में जो तृतीय क्षेत्रक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में कि भारत में तृतीय क्षेत्र का इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है, इसका महत्व दिन प्रतिदिन क्यों बढ़ता जा रहा है। तो इसके पीछे बहुत सारे कॉजेज़ हैं, रीज़न हैं। जैसे पहला कॉज क्या है, पहला रीज़न, किसी भी देश में क्या हो रहा है, बहुत सारी सेवाएं बढ़ रही हैं। जैसे अस्पताल है, सबको नीड है, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो।
ऐसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, ये भी प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर्स में होता है। डाक तार है, थाना है, कचहरी है, इसी तरह प्रशासनिक कार्यालय, चाहे वो नगर निगम का हो चाहे पंचायत का हो। रक्षा है, ठीक है, परिवहन, बैंक, बीमा, इन सब की आवश्यकता जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अब इतनी सारी चीज़ों की ज़रूरत है तो उसको करने के लिए लोग भी तो काम करेंगे। तो वो लोग जो एग्रीकल्चर में काम कर रहे थे वो सब किस में शिफ्ट हो गए, टर्शरी सेक्टर में। ये बुनियादी सेवाएं हैं, ये तो सबको ज़रूरत ही है। एजुकेशन चाहिए, हेल्थ चाहिए सबको, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, बैंक की भी फैसिलिटी चाहिए, प्रोटेक्शन भी चाहिए। तो ये सब सेवाएं जो हैं बढ़ रही हैं और इन सब की जिम्मेदारी किसकी होती है, सरकार की। तो सरकार जो है इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करती है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है। तो जो प्राइमरी सेक्टर के लोग हैं वो कहाँ चले जाते हैं, टर्शरी सेक्टर में। दूसरा रीजन क्या है तृतीय क्षेत्र के महत्व का, कि कृषि जो उद्योग, कृषि और उद्योग दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। जो उद्योगों में तैयार होता है वो कृषि में यूज़ किया जाता है, और कृषि में जो भी माल, कच्चा माल तैयार किया जाता है उसको उद्योगों में यूज़ किया जाता है। तो कृषि और उद्योगों के विकास से क्या हुआ, परिवहन है, व्यापार और भंडारण, ठीक है। ट्रांसपोर्ट, परिवहन क्या होता है, कृषि से जो भी चीज़ें पैदा हो रही है उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। कृषि से संबंधित चीज़ों का ट्रेड बढ़ रहा है। भंडारण घर जो स्टोर है वो बढ़ रहे हैं। तो इन चीज़ों का विकास हो रहा है। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र का विकास जितना अधिक होता है इन सेवाओं की मांग उतनी ही अधिक होती है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के जो भी चीज़ें पैदा हो रही हैं उनको, उनकी केयर करना, उनको एज अ सर्विस प्रोवाइड करना, उसकी वजह से क्या हो रहा है, टर्शरी सेक्टर की जो है एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। तृतीय कारण क्या है, जैसे जैसे आय बढ़ती है लोगों की, क्योंकि अब लोग काम कर रहे हैं अलग अलग सेक्टर्स के अंदर, सर्विस सेक्टर्स के अंदर, तो उनकी इनकम रेगुलर हो गई, यानी कि आय बढ़ रही है लोगों की। और कुछ लोग फिर आय बढ़ जाती है तो उनको और सेवाएं चाहिए, जैसे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, टूरिस्ट प्लेस हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, इसी तरह व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र हैं। इन सब की वो लोग मांग करते हैं जिनकी आय बढ़ रही है। तो यानी कि टर्शरी सेक्टर में और सेवाएं जुड़ गई। इसी तरह शहरों में क्या है, विशेषकर बड़े शहरों में इस चीज़ का जो चेंज है वो सबसे ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि शहरों में मोस्टली लोग किसी न किसी काम में लगे हुए हैं, चाहे उससे उनको लो इनकम हो रही है चाहे हाई इनकम हो रही है, बट वो किस सेक्टर में इन्वॉल्व है, टर्शरी सेक्टर में। फोर्थ रीजन है कि कुछ सालों से सूचना और संचार, ठीक है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी जो है उससे रिलेटेड जो भी सेवाएं हैं वो बढ़ गई हैं। सूचना, अब आप देखो घर बैठे ही इंटरनेट से स्टडी कर रहे हो, ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, ठीक है। हम इजीली घर बैठे ही किसी से वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, दूर बैठे हुए अपने जो रिलेटिव्स हैं उनसे बातचीत कर सकते हैं वीडियो के थ्रू। तो ये सारी किस में आती हैं चीज़ें, सूचना और संचार में। हम न्यूज़ सुन सकते हैं किसी भी कंट्री की, ठीक है, न्यूज़पेपर अवेलेबल हैं हमारे पास, टीवीज़ अवेलेबल हैं, नेट अवेलेबल है। तो ये चीज़ें जो हैं बढ़ रही हैं, उसकी वजह से इनको देने वाले जो ये चीज़ें जिनकी डिमांड है उनकी सेवाएं देने वालों की भी वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो इसलिए जो थर्ड सेक्टर है, टर्शरी सेक्टर, तृतीय क्षेत्र, उसका महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र का महत्व कम हो रहा है, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र या द्वितीय क्षेत्र से ही लोग तृतीय क्षेत्र में जा रहे हैं, लेकिन वो किसके साथ जुड़े हुए हैं, फर्स्ट और सेकेंडरी सेक्टर के साथ। तो टर्शरी सेक्टर में अगर सब लोगों का रुझान बढ़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद ये नहीं कह सकते कि वहाँ सबकी इनकम सेम होगी, सबका जो समृद्धि है वो सेम नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर छोटे काम भी लोग कर रहे हैं। छोटे लोग जो हैं, छोटे मतलब जैसे नाई, धोबी, प्लम्बर हैं, मरम्मत कार्यों में लगे हुए हैं, वो इतनी इनकम नहीं गेन करते जितनी कि एक स्किल्ड पर्सन करता है, जिसमें हम नौकरी पेशा लोगों को ले सकते हैं, इंजीनियर्स ले सकते हैं, डॉक्टर्स ले सकते हैं। तो इन लोगों की इनकम
और जो स्मॉल स्केल पर काम करें उनकी इनकम में दिन रात का अंतर होता है, बहुत ज़्यादा गैप होता है। ठीक है, तो इस वजह से सब लोग काम तो कर रहे हैं थर्ड सेक्टर में, टर्शरी सेक्टर में, बट वहाँ पर जो इनकम है, सैलरी है, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, बहुत ज़्यादा अंतर होता है। तो यहाँ हम ये नहीं कह सकते कि तृतीय क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं उनके पास सभी के जो है बहुत सारी इनकम हो रही है उनको। तो सेवा क्षेत्र में सिर्फ कुछ ही भागों का महत्व बढ़ रहा है, बाकी तो कई लोगों को तो काम करना और उनको ढूंढना भी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो अधिकांश लोग कहाँ नियोजित हैं? हम पाएंगे कि इंडिया में मोस्टली लोग कहाँ काम करते हैं, तृतीय क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र या द्वितीय क्षेत्र में। तो इसको समझने के लिए यहाँ पर आलेख 2 में जो सकल घरेलू उत्पाद में क्षेत्रों की हिस्सेदारी दिखाई हुई है कि सबसे ज़्यादा अगर कंट्री को इनकम हो रही है तो वो किस से हो रही है? थर्ड सेक्टर से, टेरिशरी सेक्टर से। यहाँ पर इनकम सेम नहीं है, बट जो भी यहाँ पर लोग इनकम कर रहे हैं, कमा रहे हैं, वो दूसरे सेक्टर से ज़्यादा है। तो जीडीपी में सबसे ज़्यादा भागीदारी किसकी है? तृतीयक क्षेत्र की। ओके, तो इस डायग्राम से हमें यही समझ आता है। नेक्स्ट डायग्राम में यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट को शो किया हुआ है कि इनकम सबसे ज़्यादा कहाँ है? तृतीय क्षेत्र में, लेकिन रोजगार देखो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? प्राथमिक क्षेत्र में। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हमारे देश में एग्रीकल्चर जो है लोगों का मुख्य व्यवसाय है। तो यहाँ पर कुछ शिफ्ट हुए हैं, 74% लोग काम कर रहे थे 72 के आसपास, और 11 में यही लोग जो हैं शिफ्ट होकर कहाँ चले गए? थोड़े इधर टर्शरी सेक्टर में। यहाँ 74 काम कर रहे हैं, यहाँ 49% ही एग्रीकल्चर में लोग रह गए। अब ये 70 और ये इनका गैप जो था वो लोग कहाँ गए? वो कहाँ नियोजित हो गए? सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में। तो रोजगार जो है वो सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में है? प्राथमिक क्षेत्र में। इनकम सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में है? टर्शरी सेक्टर में, तृतीय क्षेत्र में। ठीक है, तो इसलिए रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा हुआ? कृषि क्षेत्र। तो यहाँ पर 3 गुना ज़्यादा बताई हुई है, और औद्योगिक में 3 गुना वृद्धि हुई है। तृतीय क्षेत्र में क्या है? 14 गुना वृद्धि हुई है, लेकिन रोजगार में सिर्फ 5 गुना वृद्धि हुई है। उत्पादन में, प्रोडक्शन में तो बहुत ज़्यादा रफ्तार किस में है? तृतीय क्षेत्र में, लेकिन रोजगार सबसे कम कहाँ है? तृतीय क्षेत्र में। तो यहाँ पर हम जान सकते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र जो है वो रोजगार देने वाला क्षेत्र है, लेकिन अच्छी इनकम और जॉब देने वाला क्षेत्र तृतीय क्षेत्र है। तो देश में जो आधे से अधिक जो श्रमिक हैं प्राथमिक क्षेत्र में यानी कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं। कृषि क्षेत्र में जो भी पैदा होता है उसका सकल घरेलू उत्पाद में योगदान सिर्फ 1/4 है, जबकि बाकी दोनों क्षेत्रों को का योगदान कितना है? 4/5 पार्ट, यानी चौथा हिस्सा जो है यहाँ पर कितना था? 1/4। ठीक है, लेकिन तृतीय और द्वितीय क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान बहुत ज़्यादा है, परंतु आधे से भी कम लोगों को रोजगार प्रदान करता है तृतीय क्षेत्र। इसका क्या अर्थ है कि कृषि क्षेत्र में जितने भी लोग लगे हुए हैं वो अपनी क्षमता से कम उत्पादन कर रहे हैं, काम तो करते हैं। ठीक है, यहाँ हम एक एग्जांपल से इसको अच्छे से समझेंगे कि जो कृषि क्षेत्र में रोजगार ज़्यादा है, इनकम कम है, तृतीय क्षेत्र में इनकम ज़्यादा है, रोजगार कम है। ऐसा क्यों? तो इसका मतलब है कि कृषि में आवश्यकता से अधिक लोग काम पर लगे होते हैं। यदि कुछ लोगों को काम से हटा भी दिया जाए तो उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ऐसी स्थिति में कृषि क्षेत्र के श्रमिकों को अल्प बेरोजगारी की अवस्था में समझा जाता है। यहाँ पर एक छोटा किसान है लक्ष्मी, उसके पास 2 हेक्टेयर ज़मीन है लेकिन असिंचित है, वो वर्षा पर डिपेंड करती है। खेती करनी है तो उसको वर्षा से जो भी पानी मिलता है उससे वो खेती करती है और 2 फसलें उगाती है, ज्वार और अरहर।
उसके परिवार में सभी जो सदस्य हैं, जो 5 सदस्य हैं, वो क्या करते हैं, उसी 2 हेक्टेयर ज़मीन पर काम करते हैं, सारा साल काम करते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि उनके पास कोई और रोज़गार नहीं है, वो उसी में ही गुजारा करते हैं जो उनके पास प्लॉट है। आप देखेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति इसमें काम कर रहा है, यानी 5 मेंबर जो हैं वो खेती में काम करते हैं, कोई भी बेकार नहीं है। परंतु वास्तव में क्या है, उनका जो श्रम प्रयास है विभाजित है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ काम तो कर रहा है, परंतु किसी का भी पूर्ण रोजगार नहीं है। इसी को ही अल्प बेरोजगार की स्थिति कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं अपनी क्षमता से कम काम करते हैं। इस प्रकार की जो अल्प बेरोजगारी है उसको छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। मतलब क्या है कि वहाँ पर 2 लोग भी उतना ही काम कर सकते हैं जितना वहाँ पर 5 लोग कर रहे हैं। तो 3 लोगों का जो श्रम है, ठीक है, वो वेस्ट हो रहा है। उस श्रम को अगर वो किसी और खेतों में काम करके या कहीं और काम जगह पर काम करके अपना जो है पैसा कमाते तो परिवार की इनकम बढ़ती। तो लक्ष्मी का परिवार उन्हीं 2 हेक्टेयर ज़मीन के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो 3 लोगों की जो क्षमता है या कैपेबिलिटी है वो पूरी तरह से यूज़ नहीं हो रही। तो हमारे देश में देखो कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ पर लोग ऐसे ही छिपी हुई बेरोजगारी मीन्स जितना काम है उससे अधिक लोग काम कर रहे हैं, तो इसे छिपी हुई बेरोजगारी की अवस्था कहते हैं। कि रोज़गार तो उन्हें मिला हुआ है, काम कर रहे हैं, बेकार नहीं बैठे हुए, लेकिन वो परछन बेरोजगार हैं, वो और भी ज़्यादा कमा सकते थे। यहाँ पर एग्ज़ाम्पल है कि मान लो कि एक भूस्वामी सुखराम है और अपनी ज़मीन पर काम करने के लिए लक्ष्मी के परिवार में से 1 या 2 सदस्यों को अपनी ज़मीन पर काम पर लगा लेता है। अब लक्ष्मी का जो परिवार है मजदूरी के लिए कुछ अतिरिक्त आय होती है उसको, और वो जब उनके खेतों में काम करता है सुखराम के, तो उनके परिवार की आय बढ़ती है। ठीक है, आपको छोटे से भूखंड पर काम करने के लिए 5 लोगों की ज़रूरत नहीं है, तो 2 लोगों के चले जाने से कृषि जो उत्पादन है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कि 2 लोग चले गए तो वहाँ खेती बाड़ी और पैदावार कम होगी, काम उतना ही, ठीक है, और फसल भी उतनी ही होगी, चाहे वहाँ से 2 लोगों को हटा दिया जाए। ठीक है, तो 2 लोग किसी भी कारखाने में काम करने के लिए जा सकते हैं। एक बार फिर परिवार की कमाई में वृद्धि होगी और लोग अपनी भूमि से पहले जैसा उत्पादन करते रहेंगे। यानी कि वही सेम लोग चाहे खेतों में काम करें, चाहे किसी फैक्ट्री में काम करें या किसी अन्य काम धंधे में अपनी शुरुआत करें, तो उनकी इनकम बढ़ेगी, कम नहीं होगी। अगर वो खेतों में काम करते रहते तो उनकी इनकम उतनी की उतनी ही रहती, परिवार का जो भी प्रॉफिट था वो सेम रहता। तो भारत में लक्ष्मी जैसे कई किसान हैं, क्योंकि मोस्टली लोग खेती करते हैं। तो यदि हम कुछ लोगों को कृषि क्षेत्र से हटाकर उनको रोज़गार उपलब्ध कराएं, तो कृषि उत्पादन पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि लोगों को रोज़गार मिलने से उनके परिवार की आय बढ़ सकती है। तो अल्प बेरोजगारी दूसरे क्षेत्रों में भी हो सकती है। ये तो हम खेती की बात कर रहे हैं, तो दूसरे क्षेत्रों में भी ये पोजीशन पाई जा सकती है कि लोग क्षमता से कम काम करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। यानी कि जहाँ पर ज़रूरत 2 लोगों की है वहाँ 5 लोग लगे हुए हैं। तो इसका उदाहरण हम ले सकते हैं, शहरों में जो अनियमित श्रमिक हैं जैसे प्लम्बर, पेंटर, मरम्मत, ये रोज़गार करते हैं। ठीक है, और अन्य लोगों को सुविधाजनक विषम काम करते हैं, यानी कि लोगों को सेवाएं दे रहे हैं। उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो बेचारों को रोज़ाना काम नहीं मिलता, हर रोज़ कोई प्लम्बर का काम नहीं देता किसी को, पेंटर है, मरम्मत है, तो ये भी सीजनल वर्क है। ठीक है, रेगुलर काम नहीं मिलता। कई लोग ठेला खींचते हैं, रेडियाँ लगाते हैं और कुछ चीज़ें बेचते हुए दिखाई देते हैं, वहाँ वो सारा दिन काम करते हैं लेकिन बहुत कम कमा पाते हैं। ठीक है, और वो बेचारे मजबूर हैं उसी काम को करने के लिए, क्योंकि उनके पास कोई और विकल्प नहीं है कि वो उस काम को छोड़कर कोई और काम करे तो उनको अच्छा रोज़गार मिले। तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि इस अवस्था को जो अल्प बेरोजगारी है या प्रच्छन्न बेरोजगारी है, इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है। ठीक है, तो अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे किया जा सकता है।
लोगों को अल्टरनेट विकल्प कैसे दिए जा सकते हैं। लोगों की जो काम करने की क्षमता है उसके हिसाब से उनको काम कैसे दिलवाया जा सकता है। तो ये मोस्टली ड्यूटी किन की होती है, सरकार की होती है। तो सरकार से ऐसे एफर्ट्स कर सकती है कि लोगों को जो है रोज़गार अच्छे से मिले, रेगुलर मिले, उनकी इनकम अच्छी हो। तो हम लक्ष्मी और उसके पास जो हेक्टेयर सिंचित भूमि है, ठीक है, उसके लिए वो कुएं का निर्माण कर सकती है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है तो सरकार उसको कुछ जो है लोन दे सकती है। तो बैंक से जो लोन प्रोवाइड करवाना है वो सरकार अगर ऐसा करती है तो उसको ईज़िली, ठीक है, पैसे मिल जाते हैं और वो फिर कुएं का निर्माण कर सकती है और अपने खेतों में अच्छी पैदावार कर सकती है। लक्ष्मी अपनी भूमि की सिंचाई करने में फिर क्या होगी, जब कुआं बन जाएगा तो सक्षम हो जाएगी। तो रबी मौसम में दूसरी फसल गेहूँ उपजाएगी। मान लेते हैं कि 1 हेक्टेयर गेहूँ की फसल 2 लोगों को 50 दिनों तक रोजगार प्रदान करती है। ठीक है, खेतों में काम कब रहता है, बीज डालना है, पानी देना है, कटाई करनी है, बुआई करनी है। तो ये सब जो है सीजनल वर्क्स होते हैं। तो परिवार के 2 अन्य सदस्यों को अपनी ज़मीन में रोज़गार मिल जाता है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ऐसे कई खेतों की सिंचाई के लिए एक नए बांध का निर्माण किया जा सकता है। तो रोज़गार बढ़ाना है ना, तो पहला क्या कैसे कर सकते हैं, सरकार लोगों को, जो गरीब लोग हैं उनको ऋण प्रोवाइड करा सकती है। दूसरा, बांध बना सकती है, जो बड़े बड़ी नदियां हैं उनके ऊपर बांध बनाकर भी लोगों को रोज़गार दिया जा सकता है। इससे 2 पर्पज़ हल होंगे। एक तो छोटी नहरें निकाली जा सकेंगी और जो आसपास के खेत हैं वो आसानी से वहाँ पर सिंचाई के लिए पानी ले सकेंगे। दूसरा, जब बांध बनाए जाएंगे तो उसके ऊपर लोग काम करेंगे, लोगों को रोज़गार मिलेगा, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो बहुत सारे मल्टी रिवर वैली प्रोजेक्ट्स जो हैं वो सरकार शुरू कर सकती है, जिससे लोगों को रोज़गार आसानी से मिल सकता है और जो छिपी हुई बेरोज़गारी है उसको कम किया जा सकता है। ठीक है, इसी तरह लक्ष्मी और दूसरे किसान जो पहले की तुलना में अधिक उत्पादन करते हैं, उन्हें कुछ उत्पाद बेचने की भी आवश्यकता होगी। मान लो लक्ष्मी को जो है ऋण फैसिलिटी मिल जाती है, वो कुआं बना लेती है, उसको जब नीड है वाटर की खेतों के अंदर वो मिल जाती है, तो उसकी पैदावार बहुत अच्छी होती है। तो जब किसान अच्छी पैदावार करते हैं तो उस पैदावार को ले जाने की आवश्यकता भी होगी, क्योंकि सरप्लस जो भी उसने प्रोडक्शन किया उसको बेचने के लिए वो क्या करेंगे, किसान मंडियों में ले जाएंगे। तो परिवहन और फसलों के भंडारण की सुविधा भी सरकार देकर, ठीक है, उनकी समस्याओं को हल कर सकती है। जब परिवहन और भंडारण घर बनेंगे तो उनकी देख रेख और उनको परिवहन को चलाने के लिए लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो छोटे ट्रक जो हैं और उसका यातायात के जो साधन हैं उनको डेवलप करेगी। इस तरीके से लक्ष्मी और किसान जो है पानी की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, उस एक सुविधा से देखो कितने नए रोज़गार पैदा होंगे, कितनी नई सेवाएं पैदा होंगी, जिसकी वजह से लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो लक्ष्मी की ज़रूरत केवल पानी तक ही सीमित नहीं है, खेती करने के लिए उसे बीजों की भी, उर्वरकों की भी, और कृषि में जो दूसरे उपकरण हैं, ट्रैक्टर हैं, मशीनें हैं, ठीक है, इन सब की ज़रूरत होगी। तो एक निर्धन किसान के लिए सारी चीज़ों पर पैसा खर्च करना इम्पॉसिबल है, इसलिए वो क्या करते हैं, साहूकारों से पैसा लेते हैं और साहूकार जो ऊँची ब्याज दर पर उनको कर्जा दे देते हैं। ठीक है, और वो बेचारे सारी ज़िंदगी ऋण से ऋण नहीं हो पाते। अगर वही कर्जा वो बैंक से लें तो उनको सस्ती दरों पर, कम ब्याज पर ऋण मिल जाएगा और उसको चुकाने की भी जो फैसिलिटी है वो बहुत आसान होगी, जिससे वो अपनी ज़रूरत को पूरा कर लेंगे समय पर और अच्छी पैदावार कर सकेंगे अपने खेतों के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से कृषि और उसमें सुधार करके सरकार जो है लोगों की ज़रूरतों को पूरा करती है और उसके बाद जो है लोगों के लिए नई सेवाएं ये सब पैदा होती हैं। ओके, इस प्रकार हम देखते हैं कि लोगों को बहुत सारे काम जो हैं एक कृषि में सुधार करके मिल जाते हैं, नई सेवाओं का निर्माण होता है। तो यहाँ पर कुछ और उदाहरण दिए हुए हैं खेतों के, अरहर, मटर, टमाटर की खेती जो करने वाले किसान हैं उनको भी ये सब
सुविधाएं देकर सरकार जो है उत्पादन को बढ़ा सकती है और उनसे रिलेटेड जो सेवाएं शुरू होंगी, जैसे शीत भंडारण गृह हैं जहाँ पर फसलों को जो ये टमाटर, सब्जियां हैं, फल हैं, इनको स्टोर जो है अच्छे शीत भंडारण क्या होता है जहाँ पर उनको स्टोर किया जाता है, ख़राब नहीं होते। तो इन चीज़ों को बनाकर, जैसे शहद केंद्र खोलकर, तो बहुत सारी कृषि से संबंधित चीज़ें हैं, आलू, शकरकंद, चावल, गेहूँ, टमाटर, फल, ये सब रॉ मटेरियल है और जल्दी ख़राब होने वाला होता है। तो इनके लिए भंडारण गृह बनाकर सरकार जो है सेवाएं जो है नई पैदा कर सकती हैं, नए रोज़गार लोगों को मिल जाते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि भारत में देखो यहाँ पर अब एजुकेशन का रोल आ गया। अब जिन लोगों को देखो इनकम हुई है खेती में, तो वो अपने बच्चों के लिए जब सरप्लस इनकम होगी तो वो उनको पढ़ाएंगे भी, ठीक है। तो एजुकेशन सेंटर बनाकर भी सरकार रोज़गार पैदा कर सकती है। इसी तरह उनको हेल्थ सर्विसेज भी देकर, ठीक है, बीमारी के टाइम में अगर उनको अपने पास ही हेल्थ सेंटर मिल जाते हैं तो वो आसानी से उनकी जो भी सुविधाएं हैं उनको ले सकते हैं। पहले लोग बिल्कुल भी हॉस्पिटल्स में नहीं जाते थे, वैसे तो अवेलेबिलिटी नहीं थी, ठीक है, गांव के अंदर कोई छोटे मोटे अस्पताल भी नहीं होते थे। लेकिन आज हम देखते हैं कि सरकार के एफर्ट से हर गांव के अंदर अस्पताल भी हैं, स्कूल्स भी हैं। तो ये सारी सेवाएं बढ़ रही हैं। जब हम कृषि क्षेत्र के अंदर सुधार करते हैं तो बाकी क्षेत्रों में अपने आप एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है, लोगों के पास इनकम सोर्सेज भी बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड बाय।